वापस कब आओगे ये घर ने मुझसे चलते वक्त पूछा था। यही आवाज़ गूंज रही है अब तक मेरे कानों में। लगभग 11 साल का वक्त, कभी सक्रिय राजनीति से दूर। हम बात कर रहे हैं प्रवीण प्रभाकर, आजसू के संस्थापक सदस्यों में। सर, ये 11 सालों का वक्त किस रूप में देखते हैं? प्रवीण प्रभाकर थे कहाँ? प्रवीण प्रभाकर ने कभी भी खुद को आजसू से अलग नहीं महसूस किया, या मैं ऐसे कहूं कि आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो से लेकर देवशरण भगत, राजेंद्र मेहता से लेकर एक जमीनी कार्यकर्ता तक ने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आजसू परिवार से अलग हूं। मैं बता रहा हूं, मैं भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर किसी जिले में जाता था तो सर्किट हाउस में रात तक जब तक सो नहीं जाता था, आजसू के कार्यकर्ता वहाँ मुझे छोड़ते नहीं थे। कभी भी ये मेरे ऊपर दबाव नहीं कहा कि मैंने आप यहाँ क्यों हैं वहाँ क्यों हैं, लेकिन एक सम्मान, एक आत्मीयता आजसू कार्यकर्ताओं ने मुझे हमेशा एहसास कराते रहा कि वो मुझसे अपने आप को अलग नहीं मानते हैं। लेकिन सर, एक गांठ तो पड़ ही गई। लोग पूछेंगे कि क्यों छोड़े थे और वापस क्यों आए, क्या ऐसी वजह हुई थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त कुछ विचार मुझे स्वयं में लगा कि मुझे भाजपा में जाना चाहिए, और मैंने स्वयं के आधार पर निर्णय लिया। कोई किसी से व्यक्तिगत रहा नहीं, सुदेश महतो जी से या बाकी नेताओं से व्यक्तिगत रिश्ते और व्यक्तिगत मिलना जुलना हमेशा विचार विमर्श चलता रहा। और मैंने भाजपा में जाकर वहाँ मोदी जी से हो, योगी जी से हो, या भाजपा के अन्य नेतृत्वकर्ता हों, उनसे कई चीज़ों को मुझे सीखने का सौभाग्य भी मिला। मैं मानता हूं कि ये मेरे अनुभव का एक नया दौर था, जो मैंने व्यापक फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर कई चीज़ों को सीखने का काम किया, उनसे ऑब्जर्व किया, उनके नेतृत्व में समझने का अवसर मिला राजनीति को व्यापकता से। तो निश्चित तौर पर ये मेरे अनुभव का एक नया अध्याय है। और उस वक्त धक्का भी लगा होगा जब भाजपा में टिकट बंटवारा हो रहा था, सूची में प्रवीण प्रभाकर का नाम नहीं था। देखिए, अपेक्षाएं होती हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग तो हमेशा से चुनावी राजनीति पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हुए संघर्ष करके आए। लेकिन अपेक्षा थी, मुझे थी, इसे मैं इनकार नहीं करता हूँ। और हर संगठन कई विषयों के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसा नहीं होता कि हर कार्यकर्ता, क्योंकि एक विधानसभा सीट पर 10-20 लोग होते हैं तो सबको टिकट नहीं मिल सकता, वो संगठन तय करता है। तो संगठन का अपना निर्णय होता है, वो हमारे किसी के व्यक्तिगत निर्णय से संगठन का निर्णय नहीं हो सकता है। जब आप सक्रिय राजनीति से दूर रहे लगभग 5 साल, आप खुद बोल रहे हैं, क्या कुछ ऑब्जर्व किया झारखंड को? लगा किसी कोने में कि विकास के लिए छटपटाहट है, किसी में लग रहा है कि विकास के लिए कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि जो अपेक्षाएं विगत 5 वर्षों में जनता को लगी थी, है ना कहीं उनको दरकिनार करते हुए लोक लुभावन और चाशनी के ये में लपेटकर मुद्दों को पेश करके चुनाव में जीत हासिल की गई है। ये बातें तो प्रवीण जी सब लोग बोल रहा है कि 5 सालों में ऐसे हुआ वैसे हुआ। प्रवीण प्रभाकर जी ने राजनीति को नज़दीक से देखा है, झारखंड गठन में आपका अहम योगदान रहा है। ये बातें उधर से भी होती है, इधर से भी हो रही हैं। नहीं, झारखंडी जनता के जो मुद्दे हैं और आंदोलनकारियों के मुद्दे, ये कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। और इग्नोर हो रहे हैं, अभी जनता महसूस भी करना शुरू की है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरे कहीं ना कहीं हम चीज़ें ज़मीन तक नहीं जा रही हैं, कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित हुए हैं। अब आने वाले 6 महीनों में बजट जब आएगा, उसके बाद आएगा, तो अभी सरकार का हम आकलन कर सकेंगे, और तब जनता भी आकलन करेगी कि ये सरकार अपनी कसौटी पर खरा उतर रही है। वो तो आप करेंगे, क्योंकि आपका ये धर्म ही बनता है, राजनीति में आप हैं। मैं ये मान रहा हूँ सर कि जब चुनाव हो रहे थे, 2019 का भी चुनाव, पूर्ण बहुमत की सरकार थी आपकी, उसमें आप भाजपा में ही थे। क्या ऐसा फेल्योर हुआ था उस वक्त 2019 में? जी, देखिए, कई बार मैं महसूस करता हूँ कि उस समय
अब की बार 65 पार का नारा गूंजा था। हाँ, नहीं, कई बार मैं महसूस करता हूं कि चुनाव का जो निर्णय है और जनता के जो मुद्दे हैं या आपका जो काम है, उसमें कहीं ना कहीं गैप, संवाद का गैप हो जाता है। या तो आप अपने कार्यों को जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, कार्य हुए लेकिन आप उनको उस रूप में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए कि जनता उसको समझ सके, या जनता उस किसी चीज़ को, किसी अन्य मुद्दे को, उस समय आप जानते होंगे जब शीला दीक्षित दिल्ली में थी, शीला दीक्षित ने काफ़ी काम किया, भले कांग्रेस की थी, मैं मानता हूँ कि उन्होंने काफ़ी काम किया। आज मेट्रो और फ्लाईओवर्स दिल्ली में देखते हैं, शीला दीक्षित की देन है, मैं मानता हूँ। लेकिन प्याज के मुद्दे पर कांग्रेस हार गई और उसके बाद फिर आप देखिए आप पार्टी लोक लुभावन नारों पर जीत रही है। तो कभी कभी जनता को व्यापक रूप से एक जागरूकता और समझदारी उसकी विकसित करना मुद्दों के आधार पर भी उन राजनीतिक दलों का कर्तव्य है जो संघर्ष और विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रवीण जी, फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति में ऐसा नाम जो झारखंड के विकास के लिए चिंतित, छटपटाहट उसके अंदर दिखाई पड़ती हो? वो आजसू पार्टी है जिसके अंदर झारखंड की जनता के लिए एक विचार है, एक ललक है, संघर्ष करने का इतिहास है और झारखंड का इतिहास को पलटने का भी इसके साथ एक बैकग्राउंड है। चाहे हम 1986 से बात करें, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स जब गठन हुआ, आजसू के आंदोलन, उग्र आंदोलन के आधार पर कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स 1989 में गठन हुआ, जब राजीव गांधी की सरकार को झारखंड आंदोलनकारियों से वार्ता करने को मजबूर होना पड़ा। और इतिहास, झारखंड के इतिहास में अभी तक केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों से कभी वार्ता नहीं की थी, चाहे जयपाल सिंह का काल हो या बाबुल सुमरई का काल हो, शिबू सोरेन का काल हो। पहली बार आजसू के साथ ही इतिहास में पहली वार्ता जो हुई आजसू के साथ हुई। और आजसू के इस इतिहास पर हम भी प्राउड फील करते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड के हित के बारे में सोचती है। लेकिन कई बार सवाल उठता है कि आजसू का मतलब सुदेश महतो, उसके बाद कौन सेकंड लाइनर? अगर आजसू का मतलब सुदेश महतो ऐसा समझते और वो टीम वर्क नहीं करते तो टीम में मुझे क्यों जोड़ते? सुदेश महतो जी एक ऐसे नेता हैं जो आजसू के संघर्ष और झारखंड आंदोलन के संघर्ष से उपजे हैं। वे जो सांगठनिक नेतृत्व का महत्व समझते हैं और मेरा अनुभव है कि वो व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। रहा नेतृत्व का, तो आज आप देखेंगे मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन भाजपा में विचार जो है वो तो विचार बहुत पहले से हैं और विचार का मंथन तो एक टीम करती है। वैसे आजसू में भी टीम है, उन मुद्दों पर चिंतन करती है। मैच जब जीतता है तो सब कोई, टीम के मेंबर भी किसको बधाई देते हैं? वो कैप्टन को बधाई देते हैं। टीम का सदस्य भी जो मैन ऑफ द मैच बना है वो जाके कैप्टन को बधाई देता है। प्रवीण जी, जब आप आजसू में आने की सोच रहे थे, क्या आपके पास विकल्प था कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते, कांग्रेस में जाते? कभी दिल में एक ख्याल आया? देखिए, मैं, आपने पूछा तो बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई मौक़ों पर प्रस्ताव आया, नहीं आया ऐसा नहीं है, दूसरे दलों से भी प्रस्ताव आया। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने सोचा कि अब सक्रिय राजनीति में आऊँगा तो मेरे पास 1 से 10 तक नाम था, आजसू 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 आजसू, दूसरा कोई नाम नहीं था। तो जब प्रस्ताव आया तो किन शब्दों में आपने ना तो किया ही होगा, क्योंकि किसी ने ऑफर किया हो, किसी ने फोन किया? विस्तार में जाना सही नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में जब घूमते हैं, लोग मिलते हैं। अभी सुदेश जी से मैं 3 दिन पहले मिला, उसके 1 दिन पहले राधा किशोर जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में था, तो हंसी मजाक चलता है ना। लेकिन उसी चलते फिरते बहुत लोग बहुत सारी बातें रख देते हैं, वो अलग चीज़ होती है, विषय अलग होता है। उसको मैं उसको इस सीरियस रूप में नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जब मेरे मन में ये निर्णय लेने का वक्त आया तो 1 से 10 तक सभी नंबर पर आजसू का ही नाम था। ये विकल्प ज़्यादा उचित था? नहीं, मेरा घर है, मेरा बनाया हुआ घर है और इसको और आगे बढ़ाऊँ मैं,
तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी क्या होगी। इस बात का दुख जरूर होता होगा 2024 का जो चुनाव परिणाम आया कि आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं रही चुनाव में, क्योंकि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है प्रवीण जी, साधु सन्यासी बनने नहीं आता। तमाम लोगों की इच्छा होती है कि विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। नहीं, आजसू में जो हम लोग रहे, हम लोग विधायक बनने की आकांक्षा से नहीं आए थे, ये सच है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आजसू को राजनीतिक दर्जा मिलेगा। हम लोगों ने जब संघर्ष किया 86 से, सुदेश जी भी उस संघर्ष में साक्षी रहे, इनके ऊपर भी कई बंगाल से लेकर झारखंड तक मुकदमे रहे, हमारे ऊपर रहे, सभी लोगों पर रहे। तो हम लोगों ने कभी विधानसभा जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। हम लोगों के मन में एक ही चीज़ रहती थी कि कैसे झारखंड राज्य अलग हो, कैसे हम झारखंड के मुद्दों को आगे बढ़ाएं, कैसे झारखंडी जनता को गोलबंद करें। हम लोगों ने कभी भी झारखंड बनने तक कभी भी ये सोचा ही नहीं कि विधायक भी बनना कोई चीज़ होता है। ये संजोग है कि फिर सुदेश जी झारखंड जब निर्माण के करीब आया तो सिद्धि की जनता ने उनको चुना। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने, देखिए आप इतिहास देख लीजिए आजसू का, एक से एक बेसरा चुनकर आए थे, उसको भी हम लोगों ने रिजाइन करवा दिया था। इस बात का दुख नहीं है कि पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा चुनाव में? नहीं, ये हम मान नहीं रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा आजसू का। मैं मान रहा हूँ कि आजसू आज भी एक मजबूत विकल्प है, इस रूप में है कि 10 सीट आजसू को मिला था, और एक जो आजसू के नेता थे वो कुछ राजनीतिक कारणों से वहाँ पर एक ही लोकसभा में 3 सीट हो रही थी, तो कुछ राजनीतिक कारणों से उनको भाजपा से लड़ाया गया और वो भी जीत कर आए, आजसू के भी जीत कर आए, और आजसू के सांसद भी हैं, और 7 सीटों पर 10 में से 7 सीटों में आजसू सेकेंड है। जमानत जब्त हो जाता तो आप बोलते कि वो खत्म हो गया, लेकिन जनता ने सेकंड पोजीशन पर तो रखा है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया झारखंड में 2024 का कि हम 1000 देंगे, तो आपकी पुरानी पार्टी ने कहा कि हम 2100 देंगे, अगले ने फिर कहा कि हम 2500 रुपया देंगे। कैसी राजनीति मानते हैं आप? नहीं, मेरा मानना है कि लोक लुभावन जो फ्री बीज जो बोलते हैं हम, ये तात्कालिक रूप से किसी संगठन को वोट दिला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उन दलों के लिए भी आत्मघाती साबित होंगे। इसलिए कि आप कितने लोग को फ्री बीज देकर संतुष्ट कर सकते हैं। जनता जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएगी कि मेरे पॉकेट से निकाल के 100 रुपया दूसरे पॉकेट में 20 रुपया आप डाल रहे हैं, उस दिन फिर दिक्कत होगी। इसीलिए जो विकास की गाड़ी है उसको व्यापक रोड मैप के बल पर, ब्लूप्रिंट के आधार पर झारखंड का डेवलपमेंट कैसे हो, झारखंड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, झारखंड की अस्मिता, झारखंड का पहचान, संस्कृति वो कैसे बचे, उसको बचाते हुए, जंगल बचाते हुए, ज़मीन बचाते हुए, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करते हुए हम कैसे विकास की धारा से आदिवासियों को जोड़ने का काम करें, दलित को जोड़ने का काम करें, पिछड़ों को जोड़ने का काम करें, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम करें, जो कमज़ोर है आर्थिक रूप से उनको जोड़ें। ये व्यापक गोलबंदी जब तक नहीं करेंगे, आप एक को देंगे दूसरा नाराज, दूसरा को देंगे तीसरा नाराज। अभी क्या है, बहू को दे रहे हैं तो सास नाराज, सास को दीजिए तो बहू नाराज। चुनाव में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया झारखंड विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठिया, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब आए थे, शिवराज सिंह चौहान आए थे। क्या लगा कि यहाँ के स्थानीय नेताओं को इग्नोर करके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई क्या हुआ, आप किस रूप में देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की अपनी कार्य पद्धति होती है, उस कार्य पद्धति के अनुसार संगठन आगे बढ़ता है। अब किसको आगे बढ़ाना है, किसको किन मुद्दों पर बोलना है, वो भी मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक रणनीति के तहत तय होता है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब सवाल आ रहा है कि झारखंड में एक नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ संवेदनशील मुद्दों को उठाकर एग्रेसिव भाषण देकर, आप समझ गए होंगे, क्या ये दीर्घकालिक लगता है कि ये लंबे रेस का घोड़ा राजनीति का हो सकता है व्यक्ति? देखिए, जो जनता के मुद्दों को लेकर चलेगा, जो जनता के विषयों के साथ संघर्ष करेगा, कोई हो ABCD XYZ, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, JMM हो, कोई भी संगठन हो, छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, बात संगठन के बड़ा छोटा होने की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात है जनता के मुद्दों की, कि झारखंड को कैसे हम बचाएंगे और आगे लेकर जाएंगे।
इसमें जो भी आगे बढ़ेगा, संघर्ष करेगा और जनता ये समझेगी कि इसका संघर्ष सही है, इसका मुद्दा सही है, इसका विचार सही है, तो उसको कोई संगठन नहीं रोक सकता है उसको। आज आंदोलन के दौरान प्रवीण जी आप तो कई राज्य गए, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, क्या ये दुर्भाग्य नहीं इस राज्य के लिए कि इस 24 साल का झारखंड, स्थानीय नीति इस राज्य को अब तक नहीं मिला, नियोजन नीति इस राज्य को नहीं मिला? नहीं, ये तो सवाल अभी तो पूछा जाना चाहिए और बार बार पूछा भी जा रहा है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ समय पार कर ले, उसके बाद इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं, इन विषयों में कहीं ना कहीं जनता निराश हुई। कौन सा मुद्दा होना चाहिए स्थानीयता का? 1932 की बड़ी चर्चा होती है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, बाबूलाल जी थे उस समय भी, बाद में भी। देखिए, एक इशू को उठाना और एक इशू का समाधान करना दोनों अलग चीज़ है। सबसे बड़ा है कि जो झारखंडी सेंटीमेंट है उसको कैसे हम टच करें, उसको कैसे हम उनका सम्मान करें, और जो संवैधानिक प्रावधान है उसको उसके दायरे में कैसे सम्मान करें। मेरा मानना है कि झारखंडी जनता के सेंटीमेंट का सम्मान किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर संवैधानिक दायरा भी, एक संविधान की हम लोग बात करते हैं, आजकल संविधान की बहुत चर्चा है, संविधान की रक्षा करने की चर्चा है, संविधान की रक्षा करने की चर्चा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर सरकार जो भी है उसको व्यापक रूप से इस पर जनता के बीच में, सभी दलों के बीच में इस मुद्दे को उठाकर चर्चा करके इसका समाधान करना चाहिए। प्रवीण जी, भारतीय राजनीति में बड़ी घटना हुई कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। किस रूप में आप लेते हैं इस घटनाक्रम को? क्या जनता ने यह मान लिया है कि अब देश एक नई छलांग की तरफ है, या फिर वोट? मैंने पहले ही कहा कि जो भी दल जनता के मुद्दों से कटेगा उसको जनता कहीं ना कहीं हाशिए पर डालेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में सरकार उनके रहते थे, मुख्यमंत्री रहते थे, और उसका सत्ता का दुरुपयोग कर, सत्ता के मंद में चूर होकर जनता के विषयों को दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी ने जो एकदम जो एक राज सत्ता और राजमाता और पूरा राजतांत्रिक जो शुरू किया, तो अब देखिए हर राज्य में कांग्रेस को खारिज कर दिया गया। और आज उन्हीं राज्यों में, बिहार में, यूपी में देखिए, अन्य राज्यों में देखिए कि याचक की भूमिका में है, पिछलग्गू की भूमिका में है कांग्रेस। तो जो जनता के मुद्दों को छोड़कर बढ़ेगा उसको जनता साइड करेगी, जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा वो उसको जनता आगे बढ़ाएगी। मोदी जी का उदाहरण सामने में है कि तीसरी बार जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने उनको एक मुहर लगाई है उनके कार्यों पर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यदि प्रवीण प्रभाकर जी को एक सलाह देना चाहें तो कौन सी सलाह हो सकती है? मैं एक नहीं दो सलाह दूंगा उनका। पहला सलाह कि राज्य के झारखंड जो आंदोलनकारी हैं वो उनके लिए पहले भी किया गया, उन्होंने नहीं किया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, उन्होंने भी किया। कई निर्णय हम लोगों ने कहा तो कई निर्णय लिए, लेकिन निर्णय का झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान देने की दिशा में कुछ निर्णय उन्होंने भी लिए, भाजपा सरकारों ने भी लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। उसकी दिशा में काम करें कि कैसे आंदोलनकारी को शहीदों को मान सम्मान, झारखंड आंदोलनकारियों की स्मृति उद्यान बनाना चाहिए, उनका चिन्हित करके उनका पेंशन पूरा शुरू करना चाहिए, सभी आंदोलनकारियों को पेंशन देना चाहिए। और जो 5% क्षैतिज आरक्षण, जो हम लोग की उम्र चली गई तो हमारे आश्रित हैं, तो आश्रित को ही कुछ न्याय मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोगों ने कहा था कि 5% आरक्षण दीजिए हमारे आश्रितों को। तो वो 3rd ग्रेड में उन्होंने घोषणा की, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया। हमारा कहना है कि जेपीएससी तक झारखंड आंदोलनकारियों आश्रितों को तत्काल ये सरकार घोषणा करे कि उसको वहाँ 5% क्षैतिज आरक्षण देंगे, आंदोलनकारियों का पेंशन, सूचीकरण और एक स्मृति पार्क आंदोलनकारियों को बनाए सरकार। अंतिम सवाल कि आजसू में
परवीन प्रभाकर जी अपनी भूमिका किस रूप में देखते हैं? क्या हम मानकर चलें कि कोई पद मिलेगा या फिर कार्यकर्ता दरी बिछाने वाला, बैनर साटने वाला, झंडा ढोने वाला व्यक्ति परवीन प्रभाकर नेता बनकर वापस आए हैं या कार्यकर्ता? देखिए, जब कोई आईपीएस बनता है ना तो उसको पहले थाना में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। जो थाना जो आईएएस बनता है उसको ब्लॉक में बड़ा बाबू के अंडर में भेजा जाता है। तो जो डॉक्टर बनता है वो कंपाउंडरी अगर नहीं सीखा तो सफल डॉक्टर नहीं है। तो एक नेता को हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में रहना चाहिए। जब मंच से हम नीचे आ गए तो हम हमेशा एक कार्यकर्ता हैं। अगर हम इस दृष्टि से अपने बारे में सोचेंगे तो हमेशा हम फिल अप दी ब्लैंक्स करते रहेंगे कि कहीं कुर्सी नहीं लगा रहा है तो कुर्सी लगा दे, कहीं झंडा नहीं कोई टांगने वाला है चलो झंडा टांग देते हैं। जब नेतृत्व की भूमिका में है तो नेतृत्व की भूमिका में, और मंच से उतरे तो कार्यकर्ता की भूमिका में। गारंटी दे सकते हैं कि अब आपका मन नहीं डोलेगा? नहीं, गारंटी तो अब घर वापसी कर लिए, पुनर्मिलन हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या गारंटी हो। चलिए, थे हमारे साथ परवीन प्रभाकर, परिचय के मोहताज नहीं, 11 सालों तक सक्रिय राजनीति और कुछ हद तक भाजपा में रहे, वापस आंसू में जुड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि जिस तेवर के लिए आंसू जाना जाता था उसका वो तेवर वापस लाएं और सुदेश महतो के हाथों को, उनके कंधों को मजबूत करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि परवीन प्रभाकर अपने मुहिम में जरूर सफल होंगे। कैमरामैन विक्की के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।